नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि हर बिहार की जनता, हर पब्लिक के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसी कौन-सी मजबूरी बन गए हैं या ज़रूरी बन गए कि उनके बिना तो किसी का काम ही नहीं चल रहा। तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है। ठीक है, सत्ता के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, दलीलें भी देंगे मेरे साथ। अभी जो तमाम प्रवक्ता जुड़ेंगे और वो लोग लगातार दे भी रहे हैं। क्या कह सकते हैं, राजनीति ऐसी मजबूरी है, सत्ता ऐसी मजबूरी बन जाती है। लेकिन बिहार की जनता का क्या, एक हर बिहारी ये सुनना और समझना चाहता है कि क्या सिर्फ बिहार में राजनीति का ही केंद्र रहेगा या बिहार की तकदीर भी कभी बदल पाएगी। खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता सौरभ भी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जुड़ चुकी हैं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जुड़ चुके हैं, साथ ही आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं, कृष्णकांत जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं अपने सभी गेस्टों से ये जरूर कहूंगी कि आज आप लोग अपनी बात रखें तो एक एक ओवरलैप ना करें, क्योंकि मैं जो भी सवाल करूंगी बिहार की जनता के परिपेक्ष से वो उन हमारा जिम्मेदारी है कि उनके लिहाज से हम सवाल पूछे। चुनाव आना है, वो भी तो जरा सोचे कि कोई तो राजनीतिक दल हो जो बिहार की जनता के लिए सोचे, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता है। खैर, आज ढूंढने की तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सुनाना चाहता हूँ, और मैं नीतीश कुमार जो कि केंद्र रहे हैं हमेशा से, पहले उन्हीं का रिएक्शन सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर। पहले सुन लेते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? भाई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी न शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। और कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इतिहास रहेगा बिहार का, ये हमेशा सुनने को मिलेगा, जंगल राज और 2005 से पहले। लेकिन नीतीश कुमार जी की भी क्या मजबूरी हो जाती है, उसी जंगल राज के साथ चले भी जाते हैं, फिर जंगल राज याद आता है। खैर, मतलब मुझे लगता है हमने थंबनेल भी दिया है, कृष्णकांत जी, जरूरी या मजबूरी। भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट, उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर का, उसके बावजूद भी बिहार में नीतीश की जरूरत पड़ गई। नीतीश कुमार की जरूरत के बिना क्या लोकसभा की सीटें जो दावे किए जा रहे हैं 40 के 40 वो मिल पाना असंभव था। कृष्णकांत जी, यही मजबूरी है बिल्कुल अंजलि जी, ये लाख बीजेपी बोल रही थी कि हम 40 के 40 सीट जीतेंगे बिहार में। जितनी भी पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, बीजेपी का फॉर्मूला हर राज्यों में हिट हुआ हो, सक्सेस हुआ हो, फेलियर हुआ हो, लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे राजनीति जो है, सारे फॉर्मूले जो है किसी को फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिहार के जो नेता, इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं और इतने ज्यादा, आप देख लो सीपीएम, सीपीआई, एलजेपी में भी 2, आरजेडी, जदयू, फिर वीआईपी, फिर देयर आर सो मेनी पार्टी इन बिहार। तो अब जो बिहार की जो स्थिति है, जब इतने नेता होंगे, इतने हर जाति के अलग अलग नेता है, यादव समाज के अलग, मलाह समाज के अलग, और जिस तरह से हम पार्टी है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं होगी, पार्टियों के साथ साथ जनता भी तो बटी हुई है ना, इसलिए आज मैंने जनता भी को जगाने के लिए ये डिबेट महत्वपूर्ण है कि अब तो आप लोग जाग जाइए, आप लोग समझिए कितना इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोगों का। बिहार की जनता को जाति से हटकर विकास और उसके मुद्दे पे जिस दिन आ गई, उस दिन विकास का मुद्दा होगा। यदि बिहार खुद ही नहीं चाहती है यहाँ की जनता, जिस तरह से आज भाजपा के साथ जनता दल के आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में तो फर्क पड़ेगा,
लेकिन जहां तक जो जो रिएक्शन पब्लिक का आ रहा है, जो रोष है जो जनता दल के खिलाफ में 24 और 25 का जो विधानसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य अलग हो जाता है। वहां की जो लोकल समस्या है, आप तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्या पता विधानसभा में फिर नीतीश जी उधर चले जाए और आरजेडी फिर स्वागत कर लेगी। आप कुछ कह नहीं सकते ना कृष्णकांत जी। लोकसभा अभी थोड़ी देर पहले 2015 में जो चुनाव हुआ था, उस समय जनता दल यही टीम उस समय थी और जनता ने माना जाए तो सबसे बड़ी पार्टियों में आरजेडी को ही मैंडेट दिया था। तो जबकि समस्या उस समय जनता दल यू का समस्या और जनता दल यू की इमेज थोड़ी सी जो पलटू राम की जो इमेज थी वो ज्यादा खराब नहीं हुई थी, लेकिन अब जिस ढंग से उन्होंने एक ही साल 5 साल में 3-4 बार जो अप एंड डाउन किए, उनके हिसाब से जदयू की स्थिति तो है 25 में हमें जहां तक लगता है खराब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अब तो नीतीश कुमार के पलटू वाली पॉलिटिक्स पे चर्चा ना करके, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यूज्ड टू, हम पब्लिक भी यूज्ड टू हो चुके हैं, हम सब बिहार। लेकिन मजबूरी आरजेडी और बीजेपी की, ये लोग भी उनके साथ पलट जाते हैं ना, इन लोगों की भी मजबूरी बन जाती है। बड़ा कहावत है कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी भी थूका हुआ चाटती है और बीजेपी भी थूका हुआ चाटती है, तो ये कहावत जो है वो गलत नहीं बनी है। हाँ, अब मैं सौरभ से रिएक्शन लूंगी, उसके बाद में प्रीति जी से तो जरूर रिएक्शन लूंगी। अब गुणगान गाए जा रहे हैं नीतीश के लिए। सौरभ, क्या है ना कि आप लोगों के बीच रहते हैं, लगातार आप रिएक्शन बिहार में उठापटक, और थोड़ा हमने इसके पहले भी कई बार डिबेट कर चुके हैं, बहुत कुछ तस्वीरें देखने को मिली मंच से ही, गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर भी जब नीतीश जी की नाराजगी आई, कब क्या कर ले। अब तो मैं वही कह रही हूँ ना, क्या पता आप 25 में कुछ हो जाए। और नीतीश जी के लिए मतलब मुझे लगता है आप कुछ कह नहीं सकते, आप नीति की बात नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। सौरभ, जनता के बीच, क्योंकि कल जब तेजस्वी यादव की तस्वीर आई थी सौरभ, जब निकलकर आपने देखा ही थी दफ्तर से आए, तो वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है आने वाले चुनाव के लिए। क्या इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्या आने वाले वक्त के लिए, लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी थे? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि कल जब तेजस्वी यादव करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले थे ईडी कार्यालय के सामने, और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई थी, कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं, और अंदर जो पूछताछ हुई है उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। बात रही नीतीश कुमार की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल नीतीश कुमार नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी की ना कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, बस सभी पार्टी को अपना अपना स्वार्थ दिखता है, और केवल वो ये देखते हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें कैसे उनको फायदा मिलेगा। बीजेपी को ये लग रहा था, जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, बीजेपी को ये लग रहा था कि इस बार मुझे सीटें मिलेगी, लेकिन जो पिछली बार मिली थी, यानी 2019 में जो सीटें मिली थी, यानी 40 में जो 39 सीटें मिली थी, वो इस बार नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर 20 से 25 सीटें मुझे मिलती है, जो कि सर्वे में उनका रिपोर्ट भी आ रहा था, लेकिन अगर मुझे 10-15 सीटों की अगर नुकसान होता है, अगर हम ऐसे में नीतीश कुमार को ले लेते हैं, तो वो मेरा जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं सोचते हैं लोग, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद कुछ नहीं सोचती है कि कैसे उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। बिल्कुल सौरभ, आपने बहुत अहम बात की। अगर मैं बिहार की परिप्रेक्ष्य से किसी भी पार्टी की नीति दिखाई नहीं देती है सौरभ। आप चाहे कहीं किसी भी राज्य की राजनीति देखें, केंद्र की बिहार आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट? क्या मैं ये समझू, एक बिहारी होने के नाते मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या पता आप जनता के बीच भी जाते होंगे तो जनता के मन में इसलिए फॉर ग्रांटेड लिया जाता है बिहार की जनता को? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की जनता में जो इस बार उलटफेर हुआ है, उसके बाद तो कई तरह के जो मतलब जोक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बनने लगा है। मतलब अगर अगला आदमी कोई आपको ये बोल रहा है कि तुम हमको नीतीश कुमार मत समझो, नीतीश कुमार जैसा व्यवहार तुम हमारे साथ मत करो, तो निश्चित रूप से, और ये भी सही बोल रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार यानी 2024 चुनाव के पहले नीतीश कुमार एनडीए के पास आ गए हैं, बीजेपी के पास आ गए हैं,
तो हो सकता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें दोबारा वो आरजेडी के पास चले जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि जब भी वो गठबंधन से अलग हुए हैं तो उन्होंने मीडिया को बयान क्या दिया है? उन्होंने मीडिया को बयान ये दिया है कि मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही थी, मुझे परेशान किया जा रहा था, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, मैं काम करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ, मुझे विकास करना है। इस बार भी उन्होंने यही कहा। 2022 में अगस्त में जो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, मेरे पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही थी, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही थी, इस कारण मैं गठबंधन बदल रहा हूं। आज भी वो यही आरोप लगा रहे हैं। सेम बिल्कुल। तो ये बिहार की मैं सौरभ जी की बातों में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सौरभ जी, जो आपने बात बोला ना कि नेता से राज्य की छवि बनती है, आजकल जो कमेंट जो है बिहारियों की जो कमेंट आ रही है, अरे बिहारी, ये तो बिहारी पे भरोसा मत करो, ये तो फलटू, मतलब कहीं ना कहीं नेता की गलती से बिहार की जनता और जो लोग हैं जो दिल्ली, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के हर राज्यों में है, छवि खराब हो रही है। और सौरभ लोगों के बीच रहते हैं, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, नब्ज समझते हैं, और इसलिए सौरभ जी बहुत अनोखी बात बताई। और इसलिए मैं एक बिहारी होने के नाते ही आज कहता है मुझे चिंता होती है कि क्या बिहार की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। प्रीति जी, मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है कि सबको ये समझना होगा, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट 400 के पार, क्या बिहार 400 के पार में वो सुई थी, वो काचा था जिसके लिए पूरा ये चक्रव्यूह रचा गया? मुझे पता है ये आप कहेंगे कि नीतीश जी पहले आया, अरे दरवाजे तो बंद थे ना, ऐसी कौन सी चाबी है नीतीश जी बार बार खोल लेते हैं? क्या कॉन्फिडेंस आप लोग के पास तो चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी का, इतना काम किया है प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भी क्या जरूरी हो गई नीतीश कुमार के बिना नहीं आप लोग बिहार को जीत पाते? प्रीति जी, पानी का बोतल। अंजलि जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा बिल्कुल है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में जो हमारा नारा है कि हम 400 के पार सीटों को हम जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जहां तक बात है बिहार के बारे में और जदयू के बारे में, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा अपनी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जब गठबंधन को छोड़कर जब उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, उसके बाद उनके पार्टी की ओर से प्रपोजल आया और उस पर हमारी पार्टी ने विचार किया। यह जो आप लगातार बोल देंगे नीतीश जी, ऐसा क्या आप लोग के अपने नेतृत्व पे तो भरोसा नहीं रह गया क्या बिहार में? वो अंजलि जी तो पूछ लेंगे, आप बस बोलिए, ठीक है बोलिए। हाँ अंजलि जी, पूरी बात कर ली। तो दरअसल ये सारी बातें जो आपके मन में चल रही है, और अभी सौरभ जी बोल रहे थे और कृष्णकांत जी भी कह रहे थे कि कोई किसी की मजबूरी बन गई है क्या, या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति किसी दल का मजबूरी बन जाए, ये होते आ रहा है, ये हमने पूरी बात कर ये पहले क्लियर कर लीजिए। प्रीति जी, वापी के साथ अंजलि जी, ये ना मैंने ये चीजें मैं उसी की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करा रही हूँ, मैं उसी की तरफ ध्यान आकृष्ट करा रही हूँ। देखिए, अभी पूरे देश में आप कहीं पर जाइए, जब चुनाव होते हैं तो अगर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब फिर कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और दूसरी बात तो है कि कहीं ना कहीं राज्यों में हम लोग गठबंधन के साथ हम लोग जाते हैं चुनाव में, और सबकी अलग अलग सीटें हम जीत कर आए हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती। बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, मुझे इधर उधर नहीं, आप मुझे ये बताइए मजबूरी थे, हाँ या ना में बताइए मुझे, क्योंकि मैं ये जो सवाल पूछ रही हूँ बिहार की जनता के हिसाब से पूछ रही हूँ। जनता के मन में सच में मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा सवाल है, उबाल है। क्या क्या मतलब मजबूरी है? अंजलि जी, देखिए, मजबूरी की बात नहीं है। बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से राजद के शामिल होने से आप देखिएगा अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा था, और आप सामान्य अपराध छोड़ दीजिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे थे उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लोग जो प्रशासनिक महकमे के लोग हैं, दरोगा रैंक के अधिकारी तक को अपराधी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। बालू माफिया कौन है? सबके लिंक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से वो रिलेटेड था, और जब हमारे पास ऐसा ऑप्शन आया तो हमने उसको एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं कि हम व्यथित थे, हमारी पार्टी भी चाहती थी कि सुशासन की व्यवस्था कायम हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के रहते वो संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किसी की नीति होती है और नियत होती है। आप देख रहे हैं बंद रहेंगे, इंतजार कर लेते हैं, चुनाव तो आ ही रहा है, तो आप इंतजार अंजलि जी, तो
अंजलि जी, दरवाजे बंद हुए थे, ताले नहीं उसमें लगे थे। दरवाजे तो बंद हुए थे लेकिन ताले नहीं लगे थे उसमें। तो ताले को कोई खोल कर आ सकता है आवश्यकता अनुसार। और हमारी प्रायोरिटी थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्त करना। और जो आपने देखा होगा, किसी पार्टी के सभी परिवार की, सभी सदस्यों की नियत में भ्रष्टाचार हो, नियत में अगर अपराध हो, तो फिर आप उसको बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, यदि चाहे ना चाहे। और आप देखिए कि इसमें देखिए कुर्बानी आप अब इसको दूसरे रूप में ले रही है, लेकिन आपको जब बिहार में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि आज किस ढंग से यहाँ अपराध बढ़ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी नहीं वहां पर गई। जब नीतीश जी ने जब प्रपोजल दिया था, हम लोगों ने स्वीकार किया। अच्छा, ठीक है। अभिषेक जी, आप बिहार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी, इसलिए आप लोग के साथ आए। अब मैं अभिषेक जी, आपके लिए तो मेरे पास सच बताऊं तो सवाल भी नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप जस्टिफिकेशन करेंगे अपने नेता को। नीतीश जी क्या वाकई इतना ज्यादा, मुझे याद है जब 2005 में सत्ता पलट हुआ था ना, तो बिहार की जनता के लिए ऐसा लगा था कि ठीक है, एक रास्ते खुलेंगे, तकदीर बदल जाएगी। लेकिन नीतीश जी तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो मतलब, और बिहार की जनता के लिहाज से क्या वाकई उनको बिहार की जनता की सत्ता उनके लिए इतनी, क्या मतलब सत्ता सबके लिए जरूरी है। नीतीश जी तो ऐसा लगता है सत्ता के बिना आप जी ही नहीं सकते, ये फैक्ट है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा ही जनता की चिंता है। आप लोगों को तो लगता है चिंता नहीं थी क्या अभिषेक जी? इसलिए चले गए थे क्या आरजेडी में फिर से जंगल राज लाने के लिए? देखिए अंजलि जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी जो भी फैसला लेते हैं वो बिहार के हित में और बिहार के विकास में जहां भी कोई भी अवरोध हो उसको कहीं पे भी स्वीकार नहीं होता है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता। अंजलि जी, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले, उसके बाद आज आप देख रहे हैं, कल भी तेजस्वी जी ईडी के 8 घंटे ईडी के दफ्तर में रहे, तो कहीं ना कहीं जहां अंजलि जी जवाब देने दीजिए, यानी तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, मैं दिग्भ्रमित हो जा रहा हूँ। लेकिन आप दलील ऐसे देते तो मैं क्या करूं? नहीं, इसमें कहीं भी नहीं। बिहार जिस तरह है ना कि वो कहते ना कि फुला नहीं समाया जा रहा है, कि मतलब बोलना ही पड़ रहा है, मजबूरी हो जा रही है। ठीक है, नहीं तो बोल ही लीजिए, हम तो बोलने के लिए आजादी है यहाँ पे, लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आपको बोलने का कौन अधिकार छीन रहा है कोई? क्या आप बारी बारी से जो डिबेट का जो ये होता है, एक गरिमा होता है, उस गरिमा को बरकरार रखते हुए प्रश्न को पूछिए। हमारे नेता बिहार को आज आप, अगर अंजलि जी 2005 से पहले अगर आप बिहार आए होंगे तो 7 बजे, मैं भी उस समय बचपन जी, तो आपको पता होगा कि शाम 7 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते थे, क्योंकि अपराध इतना चरम पे था, या तो आपका हत्या हो जाता या अपहरण हो जाता, क्या हो जाता ये आपको भी नहीं पता है। तो बिहार में जिस तरह से जो बदलाव हुआ, आप देखिए कि आज सड़कें देख लीजिए, आज पटना आइए तो मरीन ड्राइव जाकर के घूमिए, यहाँ पे जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, चाहे सड़कों की स्थिति हो, बिजली की स्थिति हो, कहीं पे भी चाहे योजनाएं हो, जो भी योजनाएं हम लोग लाए हैं वो लगातार देखिए कि चाहे वो जीविका योजना हो, जहां पे विश्व स्तर तक उसकी प्रशंसा हो रही है, तो कहीं से भी हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां देख लीजिए क्या काम करने में, जब साथ चल ही रहे तो फिर जंगल राज में जाने की जी देखिए, कहीं ना कहीं लूट खरूस चल रहा था जो मंत्रालयों में, जैसे कि नीतीश जी को पता चला तो सुशासन की सरकार बोलते हैं ना। नहीं, ठीक है, अंजलि जी सुन लीजिए, जहां जब तक कहीं चिंगारी नहीं, धुआं ऐसे नहीं उठता है अंजलि जी। मजबूरी थी, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, वो जनता का विकास करना चाहते, बीजेपी भी बिल्कुल। और हम लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लंबे समय से 2005 हम लोग लगा कि 15 में एक बार 2 साल और इधर 1 साल 3 साल के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चल पा रही थी, तो हम लोग, और हम लोग तो वही है, हमारा अगर कोई पलटी बोलता है तो हम लोग तो वही है, हम लोग पुराने सहयोगी रहे हैं। कृष्णकांत जी, या तो आप ही पूछ
लीजिए अंजलि जी, मतलब दो तरफ से अटैक कीजिए, हमारे पास बाण है, तीर है, हम लोग भी हम तो दे ही रहे हैं अपने जवानी जंग से हमारा जो है सो। ये देखिए, हम लोग बिहार के विकास में कहीं भी कोई भी अवरुद्ध होगा तो उसके साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे नौकरियों का बरसात हो रही है बिहार। मैं समझ गई, लगातार नीतीश जी का मकसद है बिहार में काम करना। मेरा एक सवाल है अभिषेक जी, जैसा कि तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 2000 जब भी बैठते थे ये कहते थे 2005 से पहले क्या हुआ, ये कहा, ठीक है। अभी आप भी कह रहे हैं, लगातार ये बात कही जाती है बिहार में कुछ नहीं था 2005, ठीक है। 2015 में साथ आए, फिर अलग हो गए, उस समय भी नीतीश जी ने यही बात कही थी। फिर क्या हो जाता है, कभी आप लोग को सांप्रदायिक, अब क्या सांप्रदायिक खतरा नहीं है, कभी लोकतंत्र मर रहा होता है, कभी जंगल राज आ जा रहा था। पहले क्लियर तो कर लीजिए, फिर आप देखिए कहीं पे भी अगर काम करने में असुलियत होगी, हम लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अटल जी के समय से ही हम लोग रहे हैं। तो मर जाऊंगा लेकिन नहीं साथ दूंगा, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जहां भी ऐसा लगता है, देखिए हम लोग ज्यादा अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से रहे हैं, वहां काम करने में कंफर्टेबल रहते हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं। बिहार में विकास जिस तरह से हुआ है, आज देखिए कि सड़कों पे एक पत्रकार है मधु प्रियदर्शनी जी अपनी फेसबुक पे लिखी हैं कि नीतीश जी 2005 से पहले का क्या था और अभी, जो आप लगातार देखते हैं कि वो अपने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखी है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 12 बजे रात में भी अगर मैं घूमता हूं तो मुझे डर नहीं लगता है। और उस डर का कारण क्या है पता है आपको? हमारे नेता माननीय नीतीश जी हैं। तो बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव। अब की बात करो ना, अब युवा भी बदल गए यार, उनकी उम्मीदें भी बदल गई है। सारिका जी आप बहुत देर से सबको सुन रही हैं, अभिषेक जी ने भी बहुत कहा, ठीक है। काम आप सुन ही रही हैं, 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तो 2024 की बात कर रही हूँ और 2025 आने वाले के चुनाव के लिए क्या एजेंडा होगा। सारिका जी, आपसे मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ, हालांकि आप दावे करती थी, ठीक है, आपकी वो मजबूरी थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और इस पर सौरभ अभी मेरे साथ नहीं है, हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं, नीतीश जी जाएंगे एनडीए में। सारिका जी, क्या ऐसी कमी रह गई? वो नीतीश जी ये कहते हैं कि मैं बहुत मजबूर था, मुझे मजबूरी थी, इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने सवाल उठाया, क्या ऐसी मजबूरी, क्यों मजबूर कर दिया गया उनको फिर से? सारिका जी। अंजलि जी, 17 महीने के महागठबंधन के सरकार में बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी। मैं एक एक मजबूरियों को आज आपके समक्ष गिनाना चाहूंगी। पहली मजबूरी तो ये थी कि तेजस्वी यादव जी ने लगभग 4 लाख नौकरियां दी, और वो उन विभागों में दी जो विभाग जो है राष्ट्रीय जनता दल के पास थी। इसके अलावा जाति आधारित गणना जो है वो करवाया गया बिहार में, और जाति आधारित गणना के बाद 75% आरक्षण की बढ़ोतरी की गई। उसमें भी पूरा का पूरा जो है योगदान जो है निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी का रहा। ये मजबूरी सारिका जी इसी बात से तो नाराज थे तेजस्वी यादव, फिर से आप क्रेडिट का ही तो वोट चुना, और फिर से आप लोग, उन्होंने यही तो कहा क्रेडिट लिया जा रहा था। अंजलि जी, आपको अगर याद होगा तो सौरभ जी ने भी कई कवरेज किया है, और जब नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी गांधी मैदान में, वहां भी तेजस्वी यादव जी की फोटो नहीं थी, ना ही उस विभाग के मंत्री की फोटो थी, ना ही नाम था, तो फिर कैसे क्रेडिट अंजलि जी? लेकिन आज अगर हमसे कोई कारण पूछेगा कि कहाँ कमी रह गई, तो हम तो अपनी कमियां गिनवाएंगे, और हमारी कमी ये थी कि हमने नौकरी दी, हमने बिहार में निवेश लाया, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र रहे हो, उद्योग के क्षेत्र हो, आईटी के क्षेत्र हो, हमने खिलाड़ियों को मेडल लो, नौकरी पाओ का हमने अपॉर्चुनिटी दिया। हमने लगभग कई ऐसे विभाग हैं जहां की आने वाले समय में बम्पर वैकेंसीज की जो है एक लंबी जो है लिस्ट तैयार करके रखी हुई थी, जो संभवतः फरवरी के पहले वीक में ये भी होने वाला था, एडवर्टीजमेंट भी आने वाला था। तो ये ऐसे कई नायाब काम है जो हमारी सरकार ने किया, और नीतीश जी को बुरा लगा कि भाई एक मतलब कहाँ 17 महीने में एक 32 साल का युवक कितना कर गया जो मैं 17 सालों में भी नहीं कर पाया। और देखिए, यही नीतीश कुमार जी हैं जो पैदल चलकर, अगर अभिषेक जी को पता होगा, देखिए हम किसी बात से इनकार नहीं करते हैं, पैदल चलकर के वो आए थे, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के पास आकर के उन्होंने समर्थन मांगा था, और उन्होंने कहा था, उस समय भी उन्होंने यही गाना, यही रोना रोया था कि भारतीय जनता पार्टी
जो है उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, उनकी पार्टी खतरे में है। और तब लालू जी ने समाजवादी विचारधारा से कभी आए थे नीतीश कुमार जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव सारिका को जी, कन्विंस सारिका किया जी, और तब जब इतना विजन था ही, ठीक है, तेजस्वी यादव का तो उन्होंने ही बिहार में रोजगार का, मैं ये भी मानती हूँ, मुझे याद है पिछला विधानसभा चुनाव, पहली बार बिहार में रोजगार को लेकर केंद्रित रहा चुनाव। ठीक है, आपने काम को, आपने मंशा को बताया, तो इंतजार कर लेते। ऐसा, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं या आप लोगों की पार्टी की बात करूं, नीतीश के बिना तो आप लोग का काम ही नहीं चलता। और सही बात है, अभिषेक जी भी सही करें, उनको क्यों पलटी कहते हैं? आप लोग भी तो ठीक है ना, उनको स्वागत करते, कह तो रही है प्रीति जी की, ठीक है दरवाजा बंद होता है लेकिन चाबी तो नहीं, मतलब ऐसा ताला तो नहीं लगाता, सिर्फ दरवाजा बंद। आप लोगों के साथ भी यही, मतलब मेरा यही सवाल है, तेजस्वी अगर आरजेडी की बात करें, नंबर 1 की पार्टी बनी थी, पेशेंस रख लेते, ऐसा क्या सत्ता में आना। नीतीश जी को तो देखिए ठीक है, उनको तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट का, मुझे ऐसा लगता है बिहार में जब अभी देखती हूँ ना सारिका जी, तो मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट का शो चलता है। नीतीश जी ने ऐसा कहा, जाम चले गए, ठीक है, अचानक से सांप्रदायिक की उनको चिंता हो जाती है, फिर कभी उनको जंगल राज की चिंता हो जाती है, और फिर भी इतनी चिंता के बावजूद भी मुझे बिहार का, अगर मैं अभी डाटा, क्योंकि लंबा डिबेट हो जाएगा, मेरे पास डाटा आप लोग खुद देखती होंगी क्या बिहार की स्थिति है, ठीक है, सत्ता ही पर बिहार की जनता तो कंफ्यूज हो गई है, चुनते किसको है, आते कौन है, कभी ये साथ आ रहा है, ठीक है, चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री, आप लोग की मजबूरी है, बीजेपी भी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप लोग भी बनाओगे। सारिका जी, कब तक चलेगा ये खेल, ये बॉल कब तक पलटते रहेगा? बिहार के इतिहास में यही चलेगा क्या सारिका जी? अंजलि जी, ये प्रश्न बहुत वाजिब प्रश्न है कि जनता आज कंफ्यूज है, क्योंकि वो सरकार जो 17 महीने में आके जनता के लिए काम कर गई, हमारी मजबूरी और हमारा उद्देश्य तो सिर्फ एक था कि हमें बिहार के जनहित में लोगों के लिए काम करना है, जो वादे हमने किए थे उसे पूरा करना, और हमें मौका मिला। सारिका जी, विपक्ष में मुद्दे उठा लेते आप लोग। विपक्ष में रह करके भी हम लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन जब हम सत्ता में आने का मौका मिला, हमने उसे स्वीकार करते हुए, अपने तमाम चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए, हमने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम किया। और वो सारे काम अगर मैं आज गिनवा रही हूँ अंजलि जी, तो वो मीडिया के डोमेन में भी है और पब्लिक के डोमेन में भी है। और आज लोग अगर धन्यवाद दे रहे हैं तेजस्वी जी को, तो कारण वही है, आज जनता कंफ्यूज है कि आने वाले समय में टीआरई 3 होने वाला था, वेटिंग रिजल्ट आने वाले थे, कई विभाग थे, जनता और मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जब आप मेरे समक्ष है ही, शायद आपको ये पता, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने कुछ भी, ठीक है, रोहिणी आचार्य के ट्वीट बहुत आए, और मैं आप जैसे तमाम प्रवक्ताओं से भी रिएक्शन लिया, किसी ने भी नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट तेजस्वी यादव ने यह भी कहा उसके बाद भी कि ठीक है हम सब, तो क्या अभी भी उम्मीद है कुछ खेला होने की भी जो बात सामने आई है, तो ये क्या होगा, ये 2025 सही अभी भी चांस है कि कहीं आ जाए। हाँ, तेजस्वी जी ने अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा है, क्या समझे इसको? जनता ये समझना चाहती है। अंजलि जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, और ठीक है, उनका छोड़िएगा, उसका मैं प्रीति जी से जवाब ले लूंगी, प्रीति जी से जवाब ले लूंगी। आप लोग के साथ तो दगाबाजी कर दी, उनके साथ तो अभी गए हैं, तो वो तो फूल बांधेंगे तारीफों के, उनका तो अभी सरकार चल रहा है साथ में, एकदम कैसी बात है, डिप्टी सीएम बन चुके हैं सम्राट चौधरी। अब कब अपना वो छापा खोलेंगे वो तो प्रीति जी भी अभी नहीं बता पाएंगे। आरजेडी का भी दरवाजा बंद हुआ है या ताला लगा है, ये भी मैडम पूछ लीजिए। आरजेडी का दरवाजा बंद है या ताला बंद हो गया है? इतने सफेद, मतलब क्या बोले कि उनको आज तक उन पे कोई छवि पे उनका कोई दाग नहीं है, इसीलिए कोई भी गठबंधन हो, हर गठबंधन चाहता है कि हमारे साथ, जो किसी भी सब्जी में चल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आज तक ना वो, आज तक ना अभिषेक जी का कहना ठीक है, सही बात है, जब भी कुछ भी कह अरे हमारे यहाँ कहाँ ईडी सीबीआई आता है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट कहाँ आता है हमारे यहाँ भाई? हम लोग तो एकदम लगातार काम करें, ना भ्रष्टाचार पे कहीं कंप्रोमाइज होता है, ना सुशासन, हम लोग जो बोलते हैं करते हैं, और लगातार देखिए कि जिस तरह से सीबीआई पे अगर बात होती है ना अंजलि जी, तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू या बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को इस विषय पे बोलने की जरूरत है, या उनका अपना गिरेबान में पहलू ने झांक के देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। जितने लोगों पे आज तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा, और सारे के सारे सारिका जी ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 300 करोड़ हमारे पास नहीं है क्या? चारा हमने खाया क्या? अलकतरा भाजपा के लोगों ने खाया है क्या?
ये बताया ठीक है, जाए। प्रीति जी आपके पास आएंगे। प्रीति जी ने कहा कि जी। दरवाजा बंद था, ताला नहीं लगा था। सारिका में रो रही थी, वो कह रही सारिका थी जी। नीतीश कुमार जी की भाषा से वो इतने व्यथित है, इतना प्रताड़ित महसूस कर रही ठीक है, अब उस पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती ना। नीति अब है नहीं बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। सारिका जी, और जिस दिन सारिका जी, में आए हैं महिला मोर्चा की सारिका जी, आप प्रीति जी को दोष मत ना करें। चाचा ने धोखा भतीजे को पहले भी दिया था, फिर भी भतीजे ने दोबारा चाचा पे भरोसा किया। उस पे सारिका जी मुझे ये बता अंजलि जी, दीजिए। सारिका जी से यह भी पूछा जाए कि मैंडेट तो भाजपा जदयू की सरकार को मिला था, तो बीच में राष्ट्रीय जनता दल अगर वो आए भी नीतीश जी उनके पास, उनको समर्थन नहीं देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया उन्होंने समर्थन? प्रीति जी, ये तो मुझे लगता जी है जी ना, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप पूछा जाए सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सुनिए, 2015 और उसमें जेडीयू को मिला था, तब भी आप लोग बीच में आए थे, तो ये कोई किसी को हक नहीं है। ये तो मैं अगर पूछने लग जाऊंगी, लंबा बयान, क्या कुछ नहीं कहा गया, मतलब मैं इसलिए तो कहती हूँ जनता कंफ्यूज है। बस सारिका जी से ये जानना चाहती हूँ। 4 घंटा का भी है ना, 4 घंटा भी कम पड़ेगा अंजलि जी, कम पड़ बयान जाएगा, दिखाए तो। बिल्कुल। तो सारिका जी, मेरा ये सवाल है, 2025 में क्या फिर जेडीयू और आरजेडी साथ होगी? ये तो लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि तेजस्वी जी कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे। देखिए अंजलि जी, मुझे लगता है कि ना इस विषय पे मैं यहाँ बोलने के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन हूँ, क्योंकि गठबंधन की सारी चीजें निर्धारित जो होते हैं, अभिषेक जी सही है, खुला है दरवाजा। अब जब गठबंधन बन जाता है और टूट जाता है, तो हम प्रवक्ता होते हैं आप लोगों के समक्ष अपनी पार्टी की बातों को मोए मोए हो जाता है। कितना ऑनेस्ट है सारिका जी, आपकी बहुत ऑनेस्टी से बात कही। क्योंकि कल तक अभिषेक जी भी जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार कितने ऐतिहासिक काम कर रही थी, और आप लोग सब एक समर्थन में और एक लय में बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आज अभिषेक जी भी उस जगह पे नहीं है कि वो गठबंधन के विषय पे होगा या नहीं होगा इस पे बात कर सके, और ना ही मैं समझती। आपने बहुत कुछ कह दिया और हमारी जनता भी समझ गई। और जैसा कि मुझे अभी सौरभ बता ही रहे थे कि बिहार में अब ये चर्चा होती है, आपस में सब बात करते हैं कि अब मुझे नीतीश कुमार मत समझना, ये जोक चल रहा है। अभिषेक जी देखिए जनता का परसेप्शन नहीं है, ये आप लोग का परसेप्शन है कि मुझे नीतीश कुमार तो। अंजलि जी अंजलि जी हम लोग कहाँ बदले भाई? वही तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग कहाँ बदले हैं? अभिषेक जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी, 10 सेकंड बोलूंगा कि हमारे नेता जो है, ये बात तो है कि ईडी छापा नहीं पड़ा है, और जो छवि है वो कहीं पे जैसे ना आलू सब्जी के तरह होता है, वो ऐसे बारबी डॉल है, एक ऐसा खिलौना है कि कोई भी, चाहे मेल बच्चा छोटा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे जेंट्स हो, वो दोनों ही वो बारबी डॉल को पसंद करते हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार बारबी डॉल हो गए हैं। देखिए जो बोल दीजिए, सच के साथ आज तक इन्होंने ना वंशवाद की राजनीति की, ना इन पे कोई दाग है। तो बेशक जो बिहार में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं आज तक, देख लीजिए कि लगातार तीसरे नंबर की पार्टी ने रखी थी ना जनता ने। देखिए जनता इस बार लोकसभा में हम लोग 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें 2 मत नहीं है, चाहे वो आप कृष्णकांत जी हैं, सारे डेटा आप कृष्णकांत जी भी बोलेंगे कि बिहार में हमारे नेता जिधर रहते हैं उधर सरकार बनती है, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं समस्याएं प्रीति जी अभिषेक जी की बात से मैं एग्री करती हूँ। बीजेपी के लिए क्या वाकई, और ये बात सौरभ भी कह रहे, और हम लोगों ने भी लगातार इस पर देखा है, रिसर्च किया है, सर्वे में यही बता रहा था कि बीजेपी को जीत नहीं मिलती। ठीक है, आज 40 में 39 सीटें मिली थी, और इस बार टारगेट भी है 400 के बाद। और मैंने पहले भी कहा, एक कांटा बिहार बन रहा था, और इसके लिए नीतीश जी को साथ लेना जरूरी था। क्या प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में अपना कैडर मजबूत नहीं कर पा रही है? क्या उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के लिए, कहते हैं ना कि वो कुछ भी वजह था, बारहवीं डॉक्टर कृष्णकांत जी ने कहा, वो केंद्र है क्या? वो सत्ता का केंद्र है कि अगर बिहार में राजनीति करनी है ना तो नीतीश तो चाहिए, चाहे वो कुछ भी कह ले, चाहे वो आप कैसे कैसे बयान दे दे आप लोग। मैं तो कार्यकर्ताओं का भी सोचती हूँ, हिम्मत की। सारिका जी ने बड़ी ऑनेस्टली बात कही भी। प्रीति जी, तो क्या वाकई और
आप लोगों के लिए भी मजबूरी है और एक और आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। एक तरफ चिराग पासवान को पशुपति पारस जी, मैं वही जीतन बोलने राम वाला मांझी था। है, कुशवाहा है, इतने सबको तो पहले जोड़ लिया, समीकरण बनाने की कोशिश की थी अमित शाह जी ने, लेकिन क्या हुआ कि वो समीकरण बैठ नहीं पाया। तो ठीक है, आप भी आइए नीतीश बाबू अब आ गए। नीतीश बाबू का तो आपको पता है ईगो संतुष्ट करना होगा। अंजलि जी आप ही के चैनल में, अंजलि जी आप ही के चैनल में आपका एक सवाल था मैं जवाब दे कि दूं? जो ये कृष्णकांत जी? सीट फार्मूला के जो बस एक लास्ट है, हाँ। सीट फार्मूला की जो दिक्कतें हैं, कल तक ये पूछी जा रही थी आरजेडी और जदयू के गठबंधन से कि कैसे अब होगा NDA इंडिया में लाइन। पूछा है। अब एनडीए में ऐसा घमासान होगा क्योंकि बहुत। एलजेपी सोच रहा था कि हमें 20 सीट मिल जाएगी, अब उनका ठीक 2 है। सीट मिलेगी, 6 मिलेगी, ये प्रॉब्लम है। अब प्रीति जी से पूछते हैं कि प्रीति जी इतना जैसे ठीक है आप लोग खुश तो हो रहे हैं कि सब कुछ इतना आसान है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताइए प्रीति जी। अंजलि जी, सबसे पहली बात है कि अभी पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है केंद्र की, लगातार इस बार तो वो तीसरे चुनाव में जाएंगे, तब से उन्होंने हमेशा से जनता का भरोसा जीता है। आज उसी का परिणाम है कि आप पिछले दिनों जो हिंदी पट्टियों में चुनाव हुए थे, तो वहां पर भी अप्रत्याशित जीत हमने दर्ज की थी। यहाँ पे हर लोगों ने, हर जाति धर्म के लोगों ने हमें वोट किया था और बिहार में कोई काटा नहीं है। ऐसी गलत फहमी है किसी को। हम आपको मैं उदाहरण के साथ में बता रही हूँ अंजलि जी, आपने देखा होगा पिछली बार सुन लिया जाए अंजलि जी, बीच में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपनी पूरी बातों को रख लेते हैं। जब पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ था भाजपा और जदयू के गठबंधन के साथ हुआ था, तो उसमें जब सीटों में जो जीत जो दर्ज की गई थी उसका मार्जिन बहुत ज्यादा था, 2 लाख 2.5 लाख इतना मार्जिन था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कोई मतलब बहुत ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत कठिन था कि हम यहाँ पर लगभग 35 से 40 सीट हम नहीं जीतते। लेकिन परिस्थिति जब बनी कि आप तो एक ही ऑप्शन था, या तो आप या तो सरकार बर्खास्त हो जाती, फिर से हम चुनाव में जाते, और इतने कम समय में क्या ये भी उचित होता कि हम लगातार चुनाव में हम जनता को ढकेल दें। तो ऐसी स्थिति जो बन रही थी बिहार में, जो कि पिछले दिनों आपराधिक ग्राफ बढ़े थे, और हमने जाकर नहीं तोड़ा किसी को, हमने नहीं कहा नीतीश जी को कि आप राजद से गठबंधन तोड़ लीजिए। तब जब और एक बात, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था, कैसी बातें कर देती है प्रीति जी? फिर आप कहती है कि आप अंजलि जी, बिहार की जो स्थिति थी, आप जितने संपोषित लोग, और वो भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा संपोषित लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, उसमें क्यों नहीं बोला गया आपके द्वारा? उस समय आप देख लीजिए जितनी सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें पता है कब सवाल पूछ रहा है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे थे, बार बार डिबेट हो रहा था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बिहार की जनता को देखिए अंजलि जी, वही मैं पूरी बातों कर रही हूँ, पूरी बातें हमारी हो जाए ना, फिर बीच में हम लोग बात करने पे डेविएट हो जाते हैं। अंजलि जी, हम गलत, देखिए आप समझिए बात को, ये मैं नहीं सुन सकती। ऑनेस्टली बोलिए, सारी बात ऑनेस्टली रखिए ना, बात जैसे नीतीश बाबू भी रख रहे हैं, बताइए। देखिए एक बार प्रश्न किया जाए और उसके बाद उत्तर लिया जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बीच में फिर बोलने से ना डेविएट होते हैं ना। सवाल का जवाब दिया जा रहा है, सवाल के जवाब देने के पीछे की पृष्ठभूमि तो आपको रखनी होगी ना, कि आपको जस्टिफाई कर सकूं मैं, आप संतुष्ट हो सके, वो जरूरी है ना। मैं कुछ भी बोल दूंगा तो उचित नहीं होगा ना। सीधी बात हो रही है अंजलि जी कि पूरे बिहार गरे मुर्दे कब तक उखाड़ेंगे, गरे मुर्दे कब तक उखाड़ते रहेंगे? नहीं सुनिए ना, आपका जो सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 40 सीट नहीं मिलती, मजबूरी में हमने हाथ मिला दिया, उसके संदर्भ में मैं जवाब दे रही थी कि पिछले चुनाव में हमारे सीट जो गठबंधन के साथी थे वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के अंतर से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत उसमें बहुत ज्यादा था। तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हमें सीटों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ पर आ रही थी कि अगर अब हमारे पास प्रपोजल आया उसको हम ठुकराते, तो या तो हम जनता को फिर से चुनाव की तरफ हम धकेलते, या हम कुछ देर वेट करके यदि हम अपने से कुछ थोड़ा समझौता करके यदि हम एक साथ जाते, तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उनकी जो एक साथ हम लोग त्वरित कार्रवाई करके और विकास की योजनाओं में हम तेजी ला सकते थे। हमारा कंसर्न बस इतना था, और उसको लेकर जदयू के प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट किया। और एक बात तो मानिए कि पिछला जो मैंडेट था वो भाजपा जदयू को साथ में था। नीतीश जी पहले से भी भाजपा के साथ उनकी सरकार यहाँ पर रही है,
और बिहार में जो उनका जो आगमन हुआ है वो राजद के खिलाफ ही हुआ है, वो राजद के खिलाफ हुआ है। कि और भी हमारे प्रवक्ता उनको भी वक्त दे रहा होगा, आप पृष्ठभूमि समझने के लिए, सब जनता भी बखूबी समझ रही पृष्ठभूमि। आप ये मुझे बताएं, उस वक्त जेडीयू एलजेपी साथ ही, तब अलग अलग नहीं थे चाचा भतीजे। मैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात कर रही हूँ। इस बार कुशवाहा भी है, आपके पास जीतन राम मांझी भी है। सीटों का बंटवारा क्या, पिछली बार तो बहुत आसानी से हो गया, जेडीयू को भी आपने दे दिया, खुद भी 17 सीटों पर। अब मुझे बताइए इस बार सीटों को लेकर कैसे समीकरण बैठेगा? इतने लोगों को साथ तो ले लिए, प्रीति जी। सबसे पहली बात कि हमारे सहयोगी दलों के नेताओं को हमारे मोदी जी पर पूरा भरोसा है और अभी तक उनके ही कोऑर्डिनेशन से, सभी लोग के आपसी तालमेल से यहाँ पर भी हम लोग फिर से एनडीए की सरकार बनी बिहार में। तो इसलिए सीटों के बंटवारा में भी जैसे कि अभी तक कोई कहीं पर भी कोई हमारी बातें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से कोई मतभेद की खबर जैसे अभी तक नहीं आई। आप निश्चिंत रहिए, आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ नहीं होना है और सब सहमति से कुछ भी करेंगे। कृष्णकांत जी, अब मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, आप ओवरलैप मत कीजिए। मैं सवाल तो अंजलि जी, ऐसा गठबंधन में हम लोग की स्थिति कोई दिक्कत वाली नहीं होगी और निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग इस पर फैसला लेंगे। यह फैसला हमें तो लेना नहीं है। और मैंने देखा जब गए थे अभी चिराग पासवान, वहां कार्यकर्ता कह रहे थे चिराग पासवान को ही चाहिए, दूसरी तरफ वहां के कार्यकर्ता हाजीपुर से कह रहे पशुपति पारस को ही चाहिए, और आप कह रहे कैसी बातें कर दे रही हैं। अब अभिषेक तो सुलझा लिया जाएगा ना। अभी देखिए हर नेता के समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता प्राइम मिनिस्टर बने, तो चाहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म में क्या समझौता होता है, वो प्रश्न होता है। ठीक है, जी अभिषेक जी, प्रीति जी नहीं मानने को तैयार, लेकिन चिराग पासवान जब ये गठबंधन हुआ था तो चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश, अंजलि जी ही कट गई। लगता है कि इस बार वो स्थिति रहेगी जो पिछले चुनाव, कहते हैं ना कि राजनीति इतने बदलाव हो गए। अगर मैं ये क्या हुआ, इन्हीं के साथ मोहे मोहे हो गया नहीं कट गई। कृष्णकांत जी, मेरा सवाल है, हम लोग प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करते हैं। मेरा जो सवाल ये था कि देखिए आपके साथ जो है एलजेपी भी नाराज थी और आपके साथ जो है आपने हम के खिलाफ में जो स्टेटमेंट दिया, अभी सरकार में सिर्फ बनाने के लिए सिर्फ 7 सीट चाहिए, सिर्फ 7 सीट। देखिए कृष्णकांत जी मैं जवाब दे लेता हूँ जी। अंजलि जी आपका सवाल कृष्णकांत जी पूछ लिए हैं, वही सवाल। देखिए कोऑर्डिनेशन का काम ये गठबंधन का एक हिस्सा होता है और वो इंडिया गठबंधन तय करेगी। उसमें कोई भी प्रवक्ताओं को जब तक लिस्ट नहीं आ जाता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग क्या बोलेंगे। और हम लोग जो अभी तक 18 सीटों पे लड़े थे और आगे भी तैयारी है, 18 से 20 सीटों पे हम लोग तैयारी करेंगे। नीतीश कुमार को 18 ही चाहिए होगा, नीतीश कुमार नहीं, देखिए ये चीजें बोले ना कि इंडिया गठबंधन तय करेगी कि किसको कितना सीटें। अलग हो गए आप लोग अभिषेक जी, इंडिया से सॉरी अरे एनडीए गठबंधन तय करेगी। देखिए जी नहीं सॉरी नहीं कहीं कोई नहीं, मिसमैच होता है थोड़ा सा। एनडीए गठबंधन ये तय करेगी और बिल्कुल इस पे हम लोगों को टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि एनडीए गठबंधन में क्यों, लेकिन हम लोग 18 से 20 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस पे जो है सो जीत हासिल करेंगे। कृष्णकांत जी आप ही अब सवाल कीजिए। अभिषेक जी मैं कह रहा था कि देखिए बात सही है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि सरकार की जो पहले क्या था कि जो बीजेपी एलजेपी को देते थे या रालोसपा को देते थे वो मान जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी जो पोजीशन ऐसी मजबूत नहीं थी। एक बार लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी 1.5 साल बिहार में सरकार बचा हुआ है और सिर्फ मैजिक फिगर जो है वो 5-7 सीट की जरूरत है, और इसमें दबाव जो है वो बीजेपी या जदयू पे छोटे दलों का हमें दबाव बना रहेगा। यदि आप उनकी बात ना माने तो वो फिर सरकार गिरा सकते हैं।
ये मेरा कहना। देखिए ऐसा कोई नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन इसमें तय करेगा। कृष्णकांत जी, इसमें चूंकि हम लोग जो प्रवक्ताओं को, चाहे वो सारिका पासवान जी हो, प्रीति शेखर जी हो, हम लोग को इसमें अभी जब तक फाइनली लिस्ट नहीं आ जाता है, लेकिन हम लोग बोले ना कि 18 से 20 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और उसके बाद जो बचे हुए सीटों पे बीजेपी अपना बंटवारा ढंग से कर करके फिर हम लोग मजबूती से 40 सीटों जीतने का कोशिश करेंगे कि 40 सीट ही हम लोग। मेरा यही था अंजलि जी, मेरा यही कहना था, मेरा सिर्फ यही कहना था कि देखिए सिचुएशन अभी चेंज है। पहले जो एलजेपी और जो अब छोटे पार्टियों को जो सीट देते थे वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन अभी 1.5 साल सरकार बची हुई है और ये छोटे दल हम जिसकी 4 एमएलए है वो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं यदि उनकी आपने मन चाहा पसंद सीट नहीं दिया तो वहां पे समस्या आएगी। अब झुकेगा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, हम 2019 से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इस बार परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हुई है। खैर अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता कैसे लेती है ये इंडिया एनडीए में। तो कंफ्यूजन है जी का। बहुत बहुत हमारे साथ